स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें देख रहे हैं आप निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है साइंस की। इसका हम चैप्टर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट हम सबसे पहले तो देखें इसका चैप्टर 4 में क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक की। कार्बन क्या है और उसकी यौगिक क्या है, इसके बारे में हम जो चैप्टर 4 है उसमें देख रहे हैं, जिसका हम ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले आपने यदि ये पार्ट देख रहे हैं तो इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अवश्य देखिएगा। तो हम आज इसमें देखेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी अपने जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अच्छे से निकालें और अपने एग्ज़ाम के प्रति अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको ये मोटिव रहना चाहिए कि हमको 2025 में किसी भी एग्ज़ाम में हम अच्छे से सिलेक्शन लेके आएँ। तो आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष 2025 अच्छा से जाए और आप अच्छी से मेहनत करें और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लेके आएँ। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हम नए साल में हम जो चैप्टर 4 का पार्ट 3, जिसमें कि हमने जो पिछली वीडियो में जिसमें कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखा, जिसमें कि आज उससे आगे से हम बातचीत करेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 का देखने वाले हैं कि पार्ट 3 में हमको क्या क्या देखना है। जो आज का ये फर्स्ट ईयर है होने के साथ साथ आपको ये पढ़ाई भी करना चाहिए कि हमका एक लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको इस साल हमको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हमको मिल जाए। तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा, तो आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड। इसमें क्या है, इसमें तो हम सबसे पहले देखते हैं, आप देखिएगा प्रोपेन क्या है, इसका फार्मूला C3H8 है। और फिर ब्यूटेन क्या है, CH4 C4 और H10, मतलब कि 4 कार्बन परमाणु और 10 हाइड्रोजन परमाणु। इसमें कितने हैं, 3 कार्बन परमाणु 8 हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरह से अंतर का आप देख सकते हैं। इसमें आणविक द्रव्यमान क्या है, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्रव्यमान कितना 12U। तो इसमें का हाइड्रोजन और परमाणु द्रव्यमान 1U है। इसकी श्रृंखला के एल्काइन समजातीय श्रेणी को देखिएगा। और श्रेणी का पहला सदस्य एथिलीन है। श्रेणी का सबसे पहला सदस्य क्या है, इसमें एथिलीन है। इसके बारे में हम पहले ही अनुभाग में 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र है क्या है, आप यहाँ पर उनके उत्तरोत्तर सदस्यों का सूत्र देखिए। C3H6 C4H8 है और तथा C5H10 है। इसमें की सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसकी इकाई को अंतर इसको दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इनके अंतर को, आपको यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, इसमें 3 प्रकार के कोई संबंध प्रतीत होता है। एल्काइन देखें हम, इसमें सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर N2, 3, 4 इस तरह से इनको लिखा जाता है। इस प्रकार एल्काइनों का सामान्य सूत्र इसमें बना सकते हैं। जब हम किसी समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान बढ़ाते हैं, इसका द्रव्यमान बढ़ता है, तो उनके जो भौतिक गुणधर्म को क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। विशेष विलायक में विलेय जैसे भौतिक गुणधर्म इस प्रकार से क्रमबद्ध दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के रूप द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं या जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में इस प्रकार बने रहते हैं। अब देखें हम क्रियाकलाप 4.2 में सूत्रों का आणविक द्रव्यमान इसमें अंतर कीजिएगा। CH3OH तथा C2H5OH। इसमें B में देखें हम C2H5OH तथा C3H7OH। C में देखें हम C3H7OH तथा C4H9OH। क्या इन तीनों इकाइयों की समानता है। एक परिवार तैयार करने के लिए एल्कोहलिक कार्बन परमाणु को ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, उनके समजातीय श्रेणी के परिवार कहा जाता है। सारणी 4.3 में दिए गए कार्यात्मक समूह को 4 कार्बन परमाणु वाले समजातीय यौगिक तैयार श्रेणी कीजिएगा। इसमें देखें हम 4.2.5 में कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, मतलब कि कार्बन यौगिक है उसकी नाम पद्धति किस प्रकार से इसको नामनक्लेचर करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखें हम किसी समजातीय श्रेणी के यौगिकों के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन परमाणु उन्मूल श्रृंखला पर आधारित होता है, जिनको प्रकारात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार इसका पूर्व गलन या उपसर्ग अनुगलन प्रत्यक्ष रूप से संशोधित किया गया है। जैसे कि क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए एल्कोहलिक के नाम से, जिसमें कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल इस प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखें द्वारा किसी भी कार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है।
यौगिक कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन है। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इनके पूर्वगलन तथा अनुगलन के नाम यौगिकों के नाम से दर्शाया जाता है। तो फिर इसमें देखें हम इसमें किस तरह से इनको दर्शाया जाता है उसके बारे में हम देखें। यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम इसमें अनुगलन के आधार पर दिया जाता है। यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुगलन AEIO युग से प्रारंभ होता है तो कार्बन परमाणु श्रृंखला के नाम पर इसे हटाकर उसमें समुचित अनुगलन लगाकर संशोधित करते हैं। कीटोन समूह 3 प्रकार की कार्बन श्रृंखला को निम्न नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रोपेन देखें E प्रोपेन प्लस 1 प्रोपेन है। तो इसमें असंतृप्त कार्बन श्रृंखला के नाम से दिए गए। अंतिम में Na को सारणी 4.4 में इसके अनुसार ENE या N को प्रतिस्थापित करते हैं। द्विआवंदन 3 कार्बन परमाणु श्रृंखला प्रोपेन कहलाती है। त्रिआवंदन वाले होने वाले इसको प्रोपाइन कहते हैं। तो अब इसमें देखें हम यौगिकों के प्रकार, पूर्वगलन, अनुगलन, उदाहरण। एल्को या हेलोएल्काइन पूर्वगलन, श्रेणी को ब्रोमो यानी कि इसमें पूर्वगलन क्लोरो ब्रोमो आदि। इसमें सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें सिंगल बॉन्ड आप H3 लगा 3 H लगाइएगा, इधर भी 3 इधर 1 और क्लोरीन इस तरह से बन जाएगा। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H Br, इसमें ब्रोप्रोपेन बन जाएगा। सेकंड में एल्कोहल, इसमें देखें अनुगलन OL H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H जाएगा, सिंगल बॉन्ड नीचे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, इसमें प्रोपेनॉल बनेगा। एल्डिहाइड अनुगलन EL H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया क्या प्रोपेनॉल। अब देखें कीटोन अनुगलन ONE H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ प्रोपेन बन गया। अब देखें कार्बोसिल्क या कार्बोसिल्क अम्ल या अनुगलन। देखें इसमें हम H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया O सिंगल बॉन्ड OH प्रोपेनाइक अम्ल। फिर इसमें देखें हम एल्कीन अनुगलन H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसमें बन गया क्या प्रोपीन। एल्काइन देखें अनुगलन H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल फोर बॉन्ड, इसमें देखें C सिंगल बॉन्ड H, इसमें कि 3 लगे हैं इसमें बॉन्ड। तो इस तरह से आप यहाँ ये बन गया क्या प्रोपाइन। तो अब देखें हम इसमें कि कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है आपको, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम देखें सबसे पहले इसमें पेंटेन के लिए कितने, इसमें पेंटेन है, पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समन्वय का चित्रण कर सकते हैं। मतलब जो पेंटेन है, पेंटेन की संरचना किस तरह से बनती, जो हमने इससे पहले देखा था। इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं, कौन से हैं, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक का विशाल संख्या। इस तरह से आप इसको संरचना बताइएगा। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना क्या है, और फिर यहाँ पर निम्न यौगिक की संरचना चित्रित कीजिएगा। एथेनाइक अम्ल, ब्यूटेनेन और फिर ब्रोमोपेंटेन और हेक्सानेल, इसकी आप संरचना यहाँ पर बना सकते हैं। किस तरह से आप अभी हमने पिछले जो इससे पहले हमने अभी देखा था, इनकी संरचना किस तरह से बनती है। पहले इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, फिर इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं और कितने हाइड्रोजन परमाणु, उस तरह से आप इसको प्रदर्शित कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया इसमें कि क्या ब्रोमोपेंटेन की संरचना समन्वय संभव है, किस तरह से इसके ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनती है। और फिर निम्न यौगिक का नामकरण बताइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, BRA क्या है, इसके बारे में आप देखिएगा। इसमें है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है, ये किसका फार्मूला है, इसको आप बताइएगा। और यहाँ पर देखिए 3rd नंबर में H सिंगल बॉन्ड C, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें कार्बन परमाणु, और ट्रिपल बॉन्ड में आप देखिएगा C है और सिंगल बॉन्ड में H है। तो ऊपर जाइएगा तो ऊपर चारों C है, चारों C में आप हाइड्रोजन बॉन्ड लगाइएगा, इसमें हाइड्रोजन परमाणु देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ आप इसमें लगाइएगा। ठीक नीचे
फिर इसमें हम देखेंगे कि 4.3 में कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की कार्बन यौगिक है उनके क्या रासायनिक गुणधर्म उनके बारे में देखें हम। इस भाग में हम कार्बन यौगिक के जो कुछ गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा अथवा उसके यौगिक होते हैं, जो कि सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। तो हम देखें इसमें 4.3.1 में दहन है क्या और इसमें किस तरह से होती है। आपने सभी अपरूपों जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है के दहन के रूप में ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक को प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिनका अध्ययन हम पहले अध्याय में किया था। फर्स्ट में देखें C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस क्या होती है, इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होता है। CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। थर्ड में देखिए हम CH3 CH2OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश। पहले अध्याय में हमने अध्ययन किया फर्स्ट एवं सेकंड अभिक्रिया को संतुलित किए। और इसमें एक क्रियाकलाप 4.3 में देखें हम सावधानी। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य। किसका? शिक्षकों का इसमें पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप है। एक स्पैचुला एक करके कार्बन यौगिक जैसे कि नेफ्थलीन कैम्फर अल्कोहल को लेकर जलाइएगा। तो फिर इसमें हम देखें किस तरह से इनको जलाते हैं। फिर ज्वाला निकलने के साथ साथ परीक्षण कीजिएगा और धुआं को उत्पन्न नहीं हुआ और ज्वाला के ऊपर में कुछ दस्तकारी रखिएगा जिसमें किसी भी यौगिक के कारण इसमें दस्तकारी को निक्षेपण हुआ। फिर इसमें हम देखें क्रियाकलाप 4.4 में एक बुशेन वर्णन जलाइएगा और विभिन्न प्रकार के इसमें ज्वाला की धुएं की उपस्थिति में प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र की इसमें उपस्थिति कीजिएगा। पीली यानी जो कज्जाली ज्वाला इसमें कब प्राप्त होगी, नीली ज्वाला कब प्राप्त होगी, आप इसमें चलाओगे तो उसमें किस तरह से इसकी ज्वाला निकलती है उसको आप इसमें देख सकते हैं। इसका प्रयोग करोगे जब इसमें देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन समानता है स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जिसमें जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला इस तरह से इसमें ज्वाला निकलेगी। इसमें परिणाम स्वरूप आप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की दस्तकारी कज्जाली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति की सीमित कर देने के से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन भी इसमें कज्जाली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैस केरोसिन स्टोव वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिश्रण जलाकर इसमें नीली ज्वाला देता है। कभी कभी बर्तनों में काले होते हैं किंतु कुछ अर्थ होगा। इसमें कि देखिएगा वायु का छिद्र अवरुद्ध में तथा इसमें ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा में सल्फर और इसके दहन के फलस्वरूप इसमें सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीकरण का निर्माण जो कि इसमें पर्यावरण को प्रमुख प्रदूषक होता है। इस तरह से आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। क्या जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते? क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा? बिल्कुल। यदि नहीं तो अगली बार अवसर मिले तो ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी अथवा कोयले को जलना आरंभ हो पर क्या आपने देखा है कि मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते ही ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगूठी में जलने वाला कोयला तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न बिल्कुल निकलता है। इसमें आप बिना ज्वाला की ऊष्मा देते हैं, इसलिए होता है कि इसमें क्योंकि गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। इसमें लकड़ी तथा या चारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पीकरण पदार्थ जो है तो वाष्पीकृत हो जाते हैं अथवा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थ परमाणु के ताप देने पर वह दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा इसमें उज्ज्वल होना आरंभ करती है तथा इसके प्रत्येक तत्व के रूप के द्वारा ही उत्पन्न जो रंग है वह तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। और गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार जलने का जो प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का प्रक्षेपण कीजिएगा और आपने देखा है कि अपूर्ण दहन होता है जो कि कज्जल उत्पन्न होता है। और फिर कार्बन होता है उसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला पर क्या कारण इसमें बता सकते हैं। तो फिर इसमें हम देखें इसमें कारण क्या होता है कि कोयले के तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह। कोयले पेट्रोलियम का निर्माण
जैव मात्रा में होता है। यह जैवीय भूवैज्ञानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कोयले लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फन, अन्य पौधे के अवशेष हैं। संभवतः भूकंप, ज्वालामुखी फटने के कारण ही धरती चट्टानों के नीचे दब गए। धीरे धीरे वह अच्छा होकर कोयले बन जाते हैं, मतलब कि जो जमीन पर जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं वह मिट्टी में दब जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वह कईयों सालों या लाखों वर्षों तक नीचे वह दबे रहते हैं। उसको खोदते हैं तो जब वह कोयले के रूप में वह बाहर निकलते हैं, जिसमें पुराने समुद्री जो कि पौधे तथा जीव के अवशेष इसमें मृत होने के कारण शरीर में समुद्र तल पर इसमें डूब गए और गाद के रूप में ढक गए। यह मृत अवशेष बैक्टीरिया आक्रमण से प्रबल दाब के कारण वह तेल गैसीय का निर्माण होता है। इसी बीच इसमें गाद धीरे धीरे दबकर वह चट्टान बन गई। कौन? गाद धीरे धीरे दबकर क्या बन गई? वह चट्टान का रूप धारण कर लिया और चट्टान छिद्रित भागों में यह विशाल तेल गैस का रिसाव होता है। इसमें पानी स्पंज की तरह फंस जाता है। यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले पेट्रोलियम के जीवाश्म ईंधन भी हो सकते हैं। इसमें देखिएगा 4.3.2 में इसमें ऑक्सीकरण है क्या, इसमें परखने के लिए 3 ml एथेनॉल लीजिएगा। ऊष्मक में सावधानी से गर्म कीजिएगा। इसमें विलयन के सारे पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें 5% एक बूंद करके इसमें डालिएगा। डालने पर आराम पेट्रोलियम परमाणु जो पर मैग्नेट का रंग बना रहता है। अत्यधिक प्रभाव डालने पर मैग्नेट इसमें रंग विलुप्त नहीं होता। प्रथम अध्याय में हमने ऑक्सीकरण की क्रिया का अध्ययन किया है। दहन करने पर कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जाता है। किसको? कार्बन का जो यौगिक होता है उसे आसानी से सरलता से इसमें ऑक्सीकृत किया जाता है। इससे पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें कि अल्कोहल को भी कार्बोक्सिल अम्ल भी बदल देते हैं। जैसे कि आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसमें की क्षारीय है कि MnO4 प्लस ऊष्मा, फिर इसमें बटे में देखिएगा या अम्लीकृत K2Cr2O2 प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू CH3COOH में होता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इनमें ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे कि कुछ पदार्थ है, यदि कुछ पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ली में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात आरंभिक पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, अतः इसमें ऑक्सीकृत कहलाते हैं। फिर 4.3.3 में संकलन अभिक्रिया की संकलन अभिक्रिया है क्या? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं और यह उत्प्रेरक के पदार्थों को रूप में इस कारण अभिक्रिया को बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 3 को देखा। तो अब आने वाली वीडियो में देखेंगे हम इसका पार्ट 4, जिसके चैप्टर 4 का पार्ट 4। तो सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगा। तो आपको मिलेगा और पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।